कोलिजन में आप सबको क्या याद है, थोड़ा बहुत याद है? इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? इनइलास्टिक कोलिजन मोमेंटम कांस्टेंट रहती है, मोमेंटम कंजर्व होती है, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ऐसा होता है। इन एनी इलास्टिक कोलिजन आपको क्या याद रखना है? मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। उसका मतलब क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम। अगर इसको ग्राफिकली समझा जाए तो मोमेंटम टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पूछा गया ग्राफ है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है भले ही, पर इन बिटवीन आफ्टर कोलिजन इन बिटवीन जो वेलोसिटीज होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। मतलब आपको क्या रखना है? इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम होती है ड्यूरिंग द होल कोलिजन, नहीं, इनिशियल और फाइनल कंडीशन के अंदर ही ओनली। समझ में आ गया? अब इसके कॉन्ट्राडिक्टरी पूरा क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक कोलिजन। इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए भी मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व। तो इसके बारे में क्या बनेगा? पी आई इक्वल टू पी एफ हम बोल सकते हैं, पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसके बारे में ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेंगे? पहला ग्राफ सेम बनेगा, दूसरा ग्राफ कैसा बनेगा? काइनेटिक एनर्जी पहले मैक्सिमम होगी, बाद में कम होती जाएगी। मतलब इट विल नेवर इक्वल टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कभी भी इक्वल टू नहीं होगी। तो इसके ऊपर से आपको ग्राफ में एमसीक्यू अगर पूछे तो ग्राफ के दोनों ग्राफ आपको याद होने चाहिए। विच इज़ द काइनेटिक एनर्जी ग्राफ फॉर इलास्टिक कोलिजन, तो वो याद रहना चाहिए। विच इज़ द काइनेटिक एनर्जी इज टू टाइम ग्राफ फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, तो ये याद होना चाहिए। मतलब इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन ऐसे होते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल में कि पूरा सेम, मतलब ऐसा ही होगा, पर ये ऐसा रॉन्ग होता है। ऑप्शन में ऐसा भी दिया होगा कि ईच एंड एवरी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, पर वो जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? एट द फाइनल कंडीशन एंड फाइनल इनिशियल कंडीशन दोनों का काइनेटिक सेम होगा, पर इन बिटवीन वो चेंज हो सकती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या था? हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मोशन फास्ट भी हो सकता है, कभी स्लो भी हो सकता है। इसका मतलब इन बिटवीन, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सब सेम होगा, पर इन बिटवीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन वो चेंज हो सकता है। सिंपल है। तो इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि इलास्टिक कोलिजन में दोनों में मोमेंटम कंजर्व होती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, पर इसको इनिशियल फाइनल में ही कंजर्व करा सकते हैं। और दोनों के ग्राफ, मतलब जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उतना ही पोर्शन हम टच कर रहे हैं। एक नोट भी लिख लो, फॉर अ परफेक्टली ओके
नाउ फॉर एनी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। ऐसा डायग्राम बना के हम देखें, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए अगर दो मास इक्वल हो और उसका एक्सीडेंट हो तो दोनों का कोलिजन अगर हेड ऑन होगा तो एक का वेलोसिटी इसको और इसका वेलोसिटी इसको मिल जाएगा। और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए क्या होगा कि बोथ पार्टिकल्स विल स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, दे विल स्टिक टुगेदर एंड मूव टुगेदर विथ सेम वेलोसिटीज। तो किसी भी सम में अगर परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक वर्ड लिखा है तो उसका मतलब आपके दिमाग में वो आना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को स्टिक हो जाएंगे और एक साथ चलते रहेंगे। ડિપેન્ડ કરે છે, જોડે भी જઈ શકે છે, છૂટા भी पड़ी શકે છે। वो अभी केस आएंगे सारे, पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं उसके बाद। हो गया, इतना लिख लिया सब। अब जितने भी सम आज तक पूछे गए हैं वो सारे कैसे हैं, इलास्टिक कोलिजन के। वो हम मान लेते हैं कि इलास्टिक है, अज्यूम द कोलिजन इज इलास्टिक, ऐसा हम मान लेते हैं, तभी वो सॉल्व हो पाएगा। पर इन रियलिटी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक मिक्स। तो अब इन इलास्टिक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या है कि भाई ओनली वी विल कंसीडर इलास्टिक कोलिजन्स, सारे कोलिजन को हम इलास्टिक मान लेंगे। तो इसी डायग्राम से आप कोलिजन को समझोगे तो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। सपोज m1 पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी u1 एंड m2 इज मूविंग विथ u2। आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई v2। नाउ कंसिडर इट एज अ इलास्टिक कोलिजन। कोई भी सम दिया हो हम उसको इलास्टिक कोलिजन मान लेंगे। अब इलास्टिक कोलिजन मानने के बाद हमने बोला था कि भाई मोमेंटम विल बी कांस्टेंट फॉर एनी इलास्टिक कोलिजन। तो इसके लिए अगर मोमेंटम का फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा, m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें किसी को कोई डाउट है? उसके बाद बोला था कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड फाइनल कैसी होगी, कंजर्व हो जाएगी, मतलब सेम हो जाएगी। तो उसका भी फॉर्मूला सेम बनेगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ तक हो जाएगा। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानोगे। अब क्या करना है, 1 की वैल्यू 2 में रखो या 1 को 2 से डिवाइड करो। तो बाय डिवाइडिंग 1 बाई 2 या 2 बाई 1 हमारे पास जो इक्वेशन आएगा विच विल बी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। सिमिलरली इसको हमें याद कर लेना है, थर्ड इक्वेशन को। ये रिलेटिव वेलोसिटी बन रही है। हाँ देखो, इसमें आपको डाउट ऐसा आएगा कि यहाँ पे v2 माइनस v1 लिखा है, यहाँ पे u1 माइनस u2 क्यों लिखा है। तो इसका मतलब क्यों हुआ, सिंप्लिफिकेशन स्किप कर दे दूँ मैं। m1 एक बाजू, m2 एक बाजू, પછી ડિવાઈડ કરીશું તો આવું આવી જશે। इनिशियल છે, તને જેવું ગમે એવું। इसको बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ બધું લખી લેજે।
चेंज था। उसके 3 केस हैं, वो अलग अलग आएंगे। M1 की V1 हो गई, M2 की V2 हो गई। इसकी U1 है, इनिशियल U बिकेम V, इनिशियल V2 सॉरी U2 बिकम V2। देखो हमें क्या याद रखना है, तो कि भाई हमें पता है इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम सेम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, बराबर। तो दोनों फॉर्मूला हमको बना सकते हैं, एकदम इजी है ये। फिर इन दोनों को M1 एक बाजू, M2 एक बाजू, फिर एक दोनों को डिवाइड करा देंगे। डिवाइड कराने के बाद ऐसा आएगा, पर अभी हमको बोर्ड का एग्जाम देना नहीं है तो सिंप्लीफिकेशन में पढ़ना नहीं है। हमको सिर्फ याद रखना है कि अगर मोमेंटम कंजर्व बोला है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व बोला है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने को बोला है तो ये फाइंड करेंगे। बोला है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करो तो U1 माइनस U2 फाइंड करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फाइंड करो तो V2 माइनस V1 फाइंड करेंगे। अब सेपरेशन एंड अप्रोच का मतलब क्या हुआ, इधर ध्यान दो। ये M2 के साथ अगर M1 को कोलाइड करना है, हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है पहले तो कि इनकी सेंटर ऑफ मास की जो लाइन जहाँ से पास हो रही है उसमें उनका कोलिजन हो, दैट इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन भी आता है लेकिन उसका क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, लेकिन मैं फॉर्मूला आपको करा दूंगा। ये सब कुछ चल रहा है कोलिजन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन आएगा वो भी करा दूंगा, आज का फॉर्मूला वो भी है अपना, पर उसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं है। खाली एक बार फॉर्मूला समझ लेना कि क्या हो रहा है। तो ये हेड ऑन कोलिजन इन 1 डायमेंशन फॉर इलास्टिक कोलिजन। अगर V1 M1 को M2 से कोलाइड करना है, विच मीन्स इट इज़ नेसेसरी कि U1 जो है वो U2 से ज़्यादा होना ही चाहिए। अगर इसके पीछे ही आ रहा है ऐसे तो इसका स्पीड अगर ज़्यादा होगा तभी इसको टकरा पाएगा, नहीं तो कोलिजन ही नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे U1 माइनस U2 आएगा। और आफ्टर कोलिजन अगर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है तो V2 माइनस V1 आएगा। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 में जब मैंने आपको वो कंस्ट्रेंट मोशन के सम कराए थे, पॉइंट मेथड और वो सब, उसमें हमने क्या किया था कि साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देना है। मैंने मान लिया कि V1 इधर ही जाएगा, पर जब मास चेंज होगा तो वो इधर भी जा सकता है। और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो V1 का आंसर अगर माइनस में आ चुका है तो उसका मतलब वो इधर जाने वाला है। समझ में आ गया? तो अब हम मानेंगे कि भाई इधर प्लस एक्स है, इधर माइनस एक्स है। तो बाय सॉल्विंग बाय दिस इक्वेशन जो फॉर्मूला मिलेगा, इसके बाद एक और इक्वेशन आता है। इसके बाद क्या होता है, 1, 2 और 3 तीनों को मिक्स करके एक और इक्वेशन बनता है, वो इक्वेशन बना लेते हैं। तो V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 M1 प्लस M2 इंटू U2। अब यहाँ से आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 क्या होगी, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फॉर पार्टिकल 1 क्या होगी। समझ में आ रहा है? इसको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, तो पहले M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू ये 1 का केस है तो इधर 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2, ये 2 है तो इधर भी 2। सिमिलरली इतना आपको याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बना लेंगे, दोनों में से ये मिलेगा, तीनों को मिक्स करके ये मिलेगा। सिमिलरली V2 का इक्वेशन बनाना है तो क्या बनेगा, अगर इसके साथ हम सिमिलरली करें तो M2 माइनस M1 हो जाएगा, नीचे तो M2 प्लस M1 होगा, इंटू इधर V है तो इससे इधर U2 हो जाएगा, प्लस का प्लस, बीच में कोई नहीं बोलेगा, जब चल रहा है वो चलने दो, डाउट आता है फिर पूछो। फिर अगर ये 2M2 था तो इधर 1 हो जाएगा, और नीचे M2 प्लस M1 होगा, और मल्टीप्लाइड बाई U2 है तो U1 हो जाएगा। समझ में आ गया? सिंपल है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर पता है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी मिल जाएगी। मतलब इसका यूज़ इसमें करना आएगा, इसका यूज़ इसमें करना आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। मतलब अभी तक मैंने जो बोला इलास्टिक कोलिजन के बारे में, जो हमने पहले वर्ड फॉर्मेट में लिखा उसी को फॉर्मूला फॉर्मेट में लिखा है, और कुछ नया नहीं किया है। लिख लिया सब कुछ?
मैं तो આપી હતી ડિસેમ્બરમાં, તમે લોકો નતા આવ્યા, બધા 12th વાળાને બોલાયા તમે. બોલાયા તમે બધાને બોલાયા. चलो अब इसके बाद क्या करना है, ये डायग्राम गलती से चला गया. बस अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा V1 और U1 में. ओके. अब क्या करना है इसमें कि भाई केस 1 नहीं, इसी में क्या होगा अगर मास चेंज हो गए तो. अब व्हेन M1 इज इक्वल टू M2 और वो दोनों इलास्टिकली हेड ऑन कोलिजन करें तो क्या होगा कि M1 और M2 की जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगी. ये अभी हमने किया हुआ था, अभी अभी हमने सीखा है कि भाई इसका U2 था तो इसको U2 मिल जाएगा और M2 को ये V1 मिल जाएगा, U1 मिल जाएगा. सिंपल है. मतलब वेलोसिटी विल एक्सचेंज इन द हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू इक्वल मास पार्टिकल्स. मतलब दोनों पार्टिकल इक्वल है और उसका इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, तो क्या होगा, दे विल इंटरचेंज द वेलोसिटी. इंटरचेंज द वेलोसिटीज. मतलब इसके ऊपर से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा. आइडेंटिकल पार्टिकल्स लिखा है और एवरी कोलिजन विल बी इलास्टिक. तो सिंपल एज इट इज आपको नीट के जो पैम्फलेट है उसमें सेम सम 2 सम ऐसे दिए हुए हैं और वो रिपीटेडली पूछे गए हैं. उसका मेथड है पूरा सॉल्व करने का, पर अगर आपको कंसेप्ट पता है पहले से तो आप क्या करोगे, इसका जो दिया है वो इसको दे दोगे, इसका जो दिया है वो इसको दे दोगे, खत्म. समझ में आ जाएगा. तो 2 क्वेश्चन तो आपके इसी केस से सॉल्व हो जाएंगे. फिर केस 2 क्या बोलता है. अब केस 2 ऐसा है कि इफ पार्टिकल ऑफ मास M1, इसको M बोल दो, इज अप्रोचिंग कैपिटल मास M, कैपिटल मास M इज डबल ग्रेटर देन स्मॉल m. मतलब कैपिटल M बहुत बड़ा मास है और वो रेस्ट पे है और M1 उसको U1 वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है. तो आफ्टर कोलिजन उसका सिचुएशन क्या होगा, अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा और जो M उसको अप्रोच कर रहा था प्लस से, उसकी वेलोसिटी माइनस में हो जाएगी. मतलब एक छोटी सी मार्बल लेके आप दीवार के साथ टकराओगे तो वो दीवार पे तो कुछ कर नहीं पाएगा, दीवार पे टकरा के वापस चला आएगा. तो सिंपल केस कि इफ द बिगर मास इज एट रेस्ट एंड स्मॉलर मास हैज समथिंग वेलोसिटी एंड इट गोज टू कोलाइड द बिगर मास हेड ऑन, तो क्या होगा, वो टकरा के वापस उसी वेलोसिटी से आ जाएगा. मतलब जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से वापस आएगा बट नेगेटिव. और केस 3 में इसका उल्टा करना है. नाउ स्मॉलर पार्टिकल विल बी एट रेस्ट एंड बिगर पार्टिकल विल अप्रोच इट विथ वेलोसिटी U1. तो क्या हो जाएगा, बिगर पार्टिकल विल मेंटेन इट्स वेलोसिटी U1 और स्मॉलर पार्टिकल को बाय आफ्टर कोलिजन उसको 2U1 की वेलोसिटी मिल जाएगी, डबल द वेलोसिटी. मतलब अभी मार्बल वही है और दीवार चल के आ गई और उसको टकरा गई. तो मार्बल तो इतनी छोटी है कि दीवार से कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है, दीवार अपनी वेलोसिटी मेंटेन रखेगी लेकिन मार्बल की वेलोसिटी डबल हो जाएगी. मतलब फ्रॉम रेस्ट इट विल स्टार्ट मूविंग. मतलब जो मैंने आपको जो भी फॉर्मूला कराया है रिलेटिव वेलोसिटी के, वो सारे इसमें लग सकते हैं. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ये सेपरेशन है, वहाँ पे अप्रोच है, यहाँ पे अप्रोच है, यहाँ पे सेपरेशन है, यहाँ पे भी अप्रोच, यहाँ पे भी सेपरेशन. तो कोई एक रेस्ट पे होगा तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा,
अप्रोच की वेलोसिटी u1 माइनस जीरो इक्वल टू टू u1 माइनस u1। तो यहाँ से u1 का आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करना है? विदाउट नोइंग मास आपको डायरेक्टली अप्रोच की वेलोसिटी या सेपरेशन की वेलोसिटी पूछे तो डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगी। मतलब 4-5 फॉर्मूला याद करने हैं तो आपका कोलिजन पूरा अच्छे से हो जाएगा। और ये उसके 3 केस है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, 3 केस ही है। पहले केस के लिए सेकंड केस के लिए m1 डिवाइड बाई m2 इक्वल टू 0 होगा और दूसरे केस के लिए m2 डिवाइड बाई m1 इक्वल टू 0 होगा। कौन सा ये? नहीं मतलब सिमिलर, ये तो मैंने आपको जो वेलोसिटी कराई अभी v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2 जो फॉर्मूला कराया वो अप्लाई करके बताया कि कैसे उसको अप्लाई करना है। तो सब कुछ हो गया है। एक फॉर्मूला बाकी है वो करा देता हूँ, फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बाकी है वो कर लेते हैं बस, फिर हो जाएगा। क्या हुआ? हाँ लिखो। क्यों हस्या करे છે તું? કઈ તકલીફ છે તને? હમણાં શું કરે છે તું? આ મારા પર હસતા એવું લાગે મને કે રિયાએ કોઈ કમેન્ટ પાસ કરીને તમે લોકો હસશે, ऐसा ही हुआ ना? तो शुरुआत कैसे हुई थी और अब बीच में कितने बचे? 4 और 3 7 लोग बचे बस। समझ में आ गया तुझे? डायरेक्टली अप्लाई करना है, फॉर्मूला याद करो, अप्लाई करो, खत्म। याद रखवानुं छे એને तो मोमेंटम कंजर्वेशन में वैल्यू मूकीश ने आ बधी तो आવું आवशे, मतलब उसको हमें याद कर लेना है। ये कैपिटल मास इतना बड़ा है m से कि अगर इन दोनों का रेशियो लेंगे तो वह नियरली 0 आएगा। अगर ये 0.00001 है उसको अगर मैं 50 से भी डिवाइड करूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो और माइनस में चला जाएगा। हाँ એમાં એવું જ છે m1 m2 m1 m1 सब में ऐसा ही है, मतलब अभी जो पीछे जो गया वो इकट्ठा होके आएगा। मतलब ये 5 चैप्टर तो फिर से आएंगे ही सेकंड टेस्ट में, ऐसा सेपरेट टेस्ट करके कुछ मतलब नहीं है ना। संडे आओगे वो 12th के जितने चैप्टर है अपन संडे निपटा देंगे ताकि एक्स्ट्रा ना बैठना पड़े आपको। संडे 2 घंटे के लिए आ जाओ तो एटम न्यूक्लियस जितने भी सेमीकंडक्टर्स या किसी को एसी करंट सुबह जा मतलब वही 1 आध घंटे का लेक्चर होगा, उसमें सारे
जैसा हमने गुजसेट में किया वैसा ही करेंगे, डायरेक्टली एप्लीकेशन अप्रोच के जो भी फॉर्मूला आते हैं। बस अब एक वस्तु बाकी है, कोलिजन में क्या बाकी है और हाँ ना, एक फॉर्मूला है वो याद करना है। આવશે 2 डायमेंशन भी આવશે। क्या हुआ? ये एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर किसी चीज़ को ऐसे बांध के सस्पेंड किया है और उसकी तरफ कोई m वेलोसिटी से आके उसको टकराएगा तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट अप्रोच वेलोसिटी फॉर दिस कंडीशन विल बी दिस। फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज डिफाइंड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एप्लीकेशन। डायरेक्ट याद रख, हम सम सॉल्व करेंगे उसमें पूरा आएगा सिंप्लीफिकेशन, पर वो सिंप्लीफिकेशन ना करना पड़े इसलिए ऐसा एक सम ऑलवेज होता ही है, एक पेपर छोड़ के एक पेपर में ऐसा सम नहीं आवे। आज फॉर्मूला इसमें अगर किसी चीज़ को किसी मास को ऐसे सस्पेंड करा हुआ है और उसकी तरफ कोई m मास u वेलोसिटी से आके उसको अप्रोच कर रहा है तो व्हाट विल बी द अप्रोचिंग वेलोसिटी। तो दोनों मास को ऐड करो, डिवाइड बाय स्मॉल मास करो, इनटू मल्टीप्लाई बाय √2gh, खत्म। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खाली उसको अलग कर सके इसलिए ऐसा बोला। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने क्या सीखा था? एवरी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, वो सारे इलास्टिक के लिए ही है। कोई भी क्वेश्चन कोलिजन में से आएगा उसको इलास्टिक हम अज्यूम करके ही सॉल्व करेंगे। बस अब फॉर्मूला लिखना है, शॉर्टकट, पूरा सिंप्लीफिकेशन ना करना पड़े इसलिए इसको ही साइड पे निकाल दिया है कि इसी को याद रखो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन की v2 माइनस v1 थी, अप्रोच की u1 माइनस u2 थी। अब हमको पता है फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, दोनों चीजें कोलिजन करने के बाद इकट्ठा होकर एक साथ सेम वेलोसिटी से जाती है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 50 बार बोल चुका हूँ, तुम लोगों का ध्यान नहीं है। ये हमारा सम आवश्यक डिटेल में समझाइए, हमने खाली उतार ले u अब v છે આ u છે, જો જમ
किसी सम में अगर परफेक्टली इलास्टिक लिखा है तो E इक्वल टू 1 होगा, और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए देखो तो हमने बोला था कि दोनों एक साथ जाएंगे, टकराने के बाद दोनों एक साथ जाएंगे विथ सेम वेलोसिटी, तो सेपरेटिंग वेलोसिटी सेम हो गई, तो v माइनस वी 0 0 अपॉन कुछ भी 0, तो 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या क्या? और फॉर प्रैक्टिकल कम में क्या होता है, दोनों के बीच का केस होता है, 0 से 1 के बीच में कुछ होता है, वो लिखा हुआ होता है किसी भी सम के अंदर, कंसीडर इट एज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, कंसीडर इट एज अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हो, ये 3 वेलोसिटी दी हो तो एक मिल जाएगी। डस्टर के मुकेबों में टू 3 5 2 चलो ये सॉल्व करो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 kg पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। एट नहीं, ऑफ 2 kg आफ्टर द कोलिजन। है ना, u1 u2 v1 v2, v2 की वैल्यू आपको दी होगी, જોઈ લેવી પડશે મારે એકવાર શું છે એની વેલ્યू। 2 kg 5 meter per second, 3 kg 2 meter per second। 3 मीटर पर सेकेंड ले लो उसको। शांति राख यार, चुप रहे 1 मिनट। v1 v2 दोनों फाइंड कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो उसमें v2 का तो कोई रोल ही नहीं है ना। v1 के फॉर्मूला में v2 का कोई रोल ही नहीं है। v1 का फॉर्मूला क्या था, m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन फिर से m1 अपॉन m2 इंटू क्या होता था u2, खत्म। तो हमको v2 का तो कोई रोल ही नहीं है, v2 भले नहीं दिया है चलेगा, दोनों फाइंड कर सकते हैं v1 v2 दोनों, तो दोनों 7 बाई ककराट ककराट करी मुके जा छोकरी। सेकंड क्वेश्चन, હાથે રહીને બોલે છે પાછું।
નર્કમાં બી જગ્યા નહીં મળે, તને ખબર તને આવું કરીશ તો. If the two of the particles of mass m and 2m approaches each other with velocity v and 2v, then find the velocity after collision v1 and v2. नहीं, फॉर्मूला में देख तू, आपको सिर्फ ये दोनों की ज़रूरत पड़ती है. तो अप्रोचिंग वेलोसिटी हमको दी है और सेपरेटिंग वेलोसिटी v1 एंड v2 पूछी है. तो फॉर्मूला यही लगाना है और कुछ करना नहीं है. इसका 7/5 आया ना फर्स्ट वाले का. 1.4 नहीं चला, खोटो, रॉन्ग, तद्दन. फ्रैक्शन में ही रखना है. जब तक फ्रैक्शन में आता है तब तक फ्रैक्शन में ही रखो. बुआ बुम ना करे यार, शांति रखते. अब इसके बाद इसका आंसर लाओ फटाफट सेकंड वाले का. तारे जे मानવું है मानने यार, कम मगज चाटे છે. बोल. कस्तु माइनस अपना हिसाबे लेवानुं. अपने को दिख रहा है कि वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो अपने हिसाब से उसको माइनस में लेना है. चाले, बराबर है, माइनस में ज आवशे. वो घबरावानुं नहीं, बिंदास करूँ. पहले का आंसर क्या आता है? v1 का आंसर -3v आएगा. -9v/3 आएगा. उसमें से 3 × 3 करोगे, सिंपल वैल्यू पुट कर इसमें. m - 2m m + 2m. क्या हुआ? 7. ये 2u को आपको माइनस लेना पड़ेगा. ये 2v है, वो इस तरफ है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा. v1 v2 भी बस. तो -9v/3 आएगा तो -3v विल बी योर आंसर. इसका आंसर आएगा -3v. और इसका बताओ. ये फॉर्मूला लिखा हुआ ही है, इसी में सिर्फ वैल्यू आप डालनी है और आंसर आ जाएगा. तो कर तो खरी आवशे ना. 7/3 खोटू. अभी वही समझाया कि वो गलत है. रिलेटिव वेलोसिटी में ये +x में जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी प्लस, ये -x में जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी माइनस. तो इसी फॉर्मूला में जब u2 आप लिखते हो तो इसको माइनस में लिखना है. -3v. अगर तूने v लिया है तो -3v आएगा. अगर इसमें u लिया है तो -3u आएगा. जो m - 2m m + 2m इंटू v1 मतलब कि v आएगा प्लस. यार मगज ना चाटने, तारे जे समझવું એ સમજ. બંને v છે, એકમાં v છે ને એકમાં 2v છે. तो m - 2m / m + 2m इंटू v प्लस 2m2. m2 का मतलब है 2m, नीचे 2 + 2m सॉरी m + 2m इंटू मल्टीप्लाई बाई u2. तो u2 को -2v लेना है, बस इतना नया करना था. अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -9/3v. इसको सॉल्व करोगे तो -3v. सिमिलरली v2 का फॉर्मूला लिखो
और V2 के फॉर्मूला में सारी वैल्यू रखो तो आंसर आएगा 0। उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा ना। उसके बाद 1 मिनट में कर लो सॉल्व, પછી આપણે આગળ વધીએ। શાંતિથી કરાઈએ સર, આ બધું લખીને તને આપી દીધું હવે તો। શું કર્યું વંદના? પહેલા મેં ખોટું કર્યું હતું, હવે સાચું। માસ થોડી માઇનસમાં લેવાય। શું પડી ગયું? આ લોકોને શીખવા પાણી થોડુંક જ છે, બહાર જઈને ભરવું પડશે ભલે। ઋતુ પ્રણય ખાધું નહીં ને એટલે મગજ બંધ થઈ ગયું ને। ખાંડ ખાવી છે? હે? इसके बाद शीट में से फर्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का है ना, कोलिजन सेक्शन में, और सेकंड में 0 जाओ सर, बराबर। अब शीट का 66 नंबर का जो क्वेश्चन है नीट 2019 का, बस शीट तेरे पास है, सॉल्व करने लगो। बॉडी ऑफ मास A 4m मूविंग विथ स्पीड u कोलाइड्स विथ B ऑफ मास 2m एट द रेस्ट 66। इसमें कोलिजन और एनर्जी दोनों को मिक्स करके पूछा है। मतलब अभी तक जो कराया वो अप्लाई करना है, और पीछे जो काइनेटिक एनर्जी किया था वो भी अप्लाई करना है। मतलब नीट में ऐसा होगा कि एक ही चैप्टर के 2 मिक्स होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके कभी कभी 12th में 11th के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। मार्कर છે ને કઈ ગઈ લો ને, બંને બ્લેક જ છે। क्वेश्चन नंबर 66 कोलिजन का फर्स्ट क्वेश्चन, कोलिजन सेक्शन जो दिया हुआ है PYQ में, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। एनर्जी लॉस्ट करने के लिए हमको V तो चाहिए ही होगा, एनर्जी लॉस्ट फाइंड करने के लिए V तो चाहिए ही होगा। तो V फाइंड करने के लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू फाइनल का फॉर्मूला है U1 ને 2U1 થઈ જશે ને। शुरुआत करो પછી एक जगह कुछ जगह पहुंचो। देखो क्वेश्चन में एक बार रीड कर लेता हूँ कि बॉडी ऑफ मास मास 4m मूविंग विथ स्पीड u कोलाइड्स विथ अनदर बॉडी ऑफ b विथ मास 2m एट रेस्ट। तो ये कौन सा केस हो गया? केस सेकंड केस ना थर्ड केस है, पर मास में डिफरेंस है। सो द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। इतना देखते ही वो सारे फॉर्मूला अभी हमने पढ़े वो यूज हो सकते हैं। केस 2 गणों के 3 गणों एक अच्छे। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी। फोर m is moving and 2m is on rest.
4m particle is moving and colliding to 2m particle at rest, moving with velocity u. इसको u2 बोल देते हैं. अब सब कुछ डेटा हमारे पास है. सिंपली v1 का फॉर्मूला अप्लाई करो, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2. ये कौन सा केस बना सबसे पहले? तो थर्ड केस समझ में आ गया हमको. उसके बाद वो फॉर्मूला v1 का जो मैंने अभी अभी आपको करा के दिया, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपन m1 प्लस m2 इंटू u2, वो अप्लाई कर तो v1 का आंसर मिलेगा. v1 मतलब कौन? 4m की वेलोसिटी मिल जाएगी. दोनों मिल सकते हैं. फिर हमको पूछा क्या है? एनर्जी लॉस्ट बाय द पार्टिकल ए. हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइंड करेंगे, फिर फाइनल फाइंड करेंगे. इनिशियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा हाफ एम वी वन हाफ एम वी टू. आफ्टर कोलिजन है इसलिए वी लेना पड़ेगा, यू नहीं ले सकते. यहाँ से आपको वो भी मिल जाएंगे, v1 v2 वहाँ से मिलेंगे. वो फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2. यहाँ से करोगे u1 की वैल्यू तो पता है, u2 0 है, तो ये पूरा टर्म चला जाएगा. तो यहाँ से ही आपको v1 का आंसर मिलने वाला है. क्या आंसर मिला? u/3. ओके, बरोबर. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी? हाफ एम यू स्क्वायर विदाउट कोलाइडिंग एम यू स्क्वायर. इसको मान लो x, इसको मान लिया हाफ एम वी वन स्क्वायर. तो हाफ एम का m यू स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर बाई 9. तो इसको मैं इसको x मान चुका हूं, तो ये आएगा x अपॉन 9. 4/3 अब यहाँ से v1 v2 तो मिल चुका है. हमको पूछा फाइनली क्या था? काइनेटिक एनर्जी का लॉस बाय पार्टिकल ए. तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल मतलब डेल्टा के. सर v1 u/3 છે તો v2 u/3. v2 ની જરૂર નથી ને અહીંયા. ઇનિशियल एनर्जी मतलब बिफोर कोलिजन, फाइनल एनर्जी आफ्टर कोलिजन. हमको पूछा है फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी बाय पार्टिकल ए. तो फ्रैक्शन लॉस कैसा होगा? लॉस अपॉन ओरिजिनल, लॉस अपॉन ओरिजिनल. तो लॉस अपॉन ओरिजिनल करेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल. इनिशियल का वैल्यू है x माइनस एक्स बाई 9 अपॉन एक्स. तो आंसर आएगा 8x अपॉन 9. तो 8 माइनस नहीं आएगा ना, इसमें कहाँ माइनस है? मतलब अभी यहाँ से ये नोट कर लो कि भाई फ्रैक्शन ऑफ लॉस पूछे, फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ मास, फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ फोर्स, लॉस ऑफ वेलोसिटी. तो क्या करेंगे? लॉस अपॉन ओरिजिनल, डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा एफ अपॉन एफ.
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फ्रैक्शन लॉस पूछे तो दिस विल बी योर फॉर्मूला, फ्रैक्शन लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन ओरिजिनल, या लॉस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद क्वेश्चन इसमें फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी मतलब लॉस अपॉन ओरिजिनल, लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए। अब क्वेश्चन है मास ma एंड mb कोलाइड्स, कदाच नीटनो હોય તો અંદર હશે, નહીં હોય તો નહીં હોય। एक सेकंड टेस्ट पेपर मैंने खत्म पोटेंशियल तो उसमें तो इम्पल्स आएगा एक सर से टेस्ट पेपर का डाउट होता है ये कैसे सॉल्व करना। वो सबके लिए तुमको एक्स्ट्रा कोई टाइम निकालना पड़ेगा जिसमें आना पड़ेगा। ट्यूसडे टेस्ट में कितना चेक लिस्ट में लिखा होगा ना। क्लास पते પછી એ બધું ડિસ્કસ થઈ શકે છે, હમણાં આના પર ધ્યાન આપો। Now two identical masses m1 and m2 ma mb collides. After collision their separating velocity is given by va and vb. Then find the ratio of the two masses. वेलोसिटी वी एन वी बी, इसमें कुछ करना ही नहीं है, एकदम इजी समय। पूछा क्या है, आइडेंटिकल मास एम ए एम बी कोलाइड्स, कोलिजन होने के बाद उसका जो मतलब एम ए एम बी ऐसे है, दोनों कोलाइड हुए इलास्टिकली, कोलाइड होने के बाद उनका वेलोसिटी वी ए वी बी दिया हुआ है, तो दोनों के मास का रेशियो क्या होगा? ओके, एम ए एम बी टू मासेस आर देयर, दे आर कोलाइडिंग इलास्टिकली, आइडेंटिकल मासेस है, दोनों का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद सेपरेटिंग वेलोसिटी वी ए वी बी है। तो व्हाट वी कैन से अबाउट द रेशियो ऑफ एम ए एम बी? ऑप्शन आपी दઉં છું 0 1 -1 नन ऑफ द अबव। वो तो फॉर्मूला पे डिपेंड करती है ना, V1 का फॉर्मूला पूरा m-m करके पूरा आएगा ना। ये VA का फॉर्मूला क्या होता है और VB का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे हमने बनाया था, अभी जो बनाया था वो m-m/m+m, वो निकाल सकता है ना। पर अगर तू m-m करेगा तो फर्स्ट भी 0 आएगा और सेकंड भी क्या आएगा, सेकंड इक्वेशन में कुछ बचेगा। और वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखना क्या है, इफ़ देयर आर आइडेंटिकल मासेस, तो दोनों मास सेम है, तो m/m। इसमें वेलोसिटी का पूछा होता तो ये VB मिल जाती A को, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी बोल दी होती UA और UB, तो इसकी VA इज इक्वल टू UB होती और VA इज इक्वल टू UA होती। समझ में आ रहा है? बीजू परी कराओ। जो हमने क्या बोला है, इफ देयर इज इलास्टिक कोलिजन इज देयर और दोनों मास सेम है, तो क्या होता है, इफ m1 and m2 इज मूविंग विथ वेलोसिटी 2 and 3
दोनों का कोलिजन होने के बाद क्या होगा, 3 विल बी ट्रांसफर टू दिस एंड 2 विल बी ट्रांसफर टू दिस। तो अगर वेलोसिटी का रेशियो पूछा होता तो मैं क्या लिखता, वी ए अपॉन वी बी, सेपरेटिंग वेलोसिटी का रेशियो विल बी यू बी अपॉन यू ए। तो एक दूसरा क्वेश्चन, फॉर इलास्टिक कोलिजन व्हेन मास इज आइडेंटिकल, तो वेलोसिटी का रेशियो ऐसा होता है, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो ट्विस्ट हो जाएगी, 3 वाली इसको 2 वाली इसको मिल जाएगी, इंटरचेंज। वो केस 1 में लिखा हुआ है कि आइडेंटिकल मास इज देयर, तो ऐसा होगा। फिर क्वेश्चन है સર આજે ક્વેશ્ચન 3 લખ્યું છે એમાં તો આઇડેન્ટિકલ છે તો ઓબ્વિયસ છે ને કે કોના જ આવશે। કોને જ આવશે, कोई ऑप्शन જ નથી, પણ वो वर्ड पकड़ना था आइडेंटिकल बस। अब शीट में PYQ में 2016 का क्वेश्चन है 69 नंबर का, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे सिमिलर आंसर, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर पता चल जाना चाहिए। 69 68 કરાવું છું પછી 69 અહીંયા લખ્યું છે જો બોર્ડ પર। तो देखते ही आपको आंसर पता चल जाना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट है जो अभी करा है। ऑप्शन आंसर क्या आता है, ए नहीं आवे यार, सी आंसर आवश्यक। हाँ -3 एज इट इज, एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, -3 इसको 0.5 इसको, खत्म। आइडेंटिकल वर्ड दिखे उसका मतलब यही होता है कि वेलोसिटी विल बी ट्रांसफर्ड टू ईच अदर। करो એ બુલેટ વાળા માટે જે બિલ્ડઅપ કરાવવું પડે ને, દરેક સમ માટે એક બિલ્ડઅપ હોય, એ બિલ્ડઅપ વાળો એક સમ સોલ્વ કરીશું પછી સી। हम ऐसा ले रहे हैं, पर अगर ये माइनस में आया उसका मतलब वो ऐसा होगा। ओके એવું જ છે, ચાલશે। હવે નવું મગજ નાખવું પડશે પછી। इसने क्या बोला कि इसका वेलोसिटी 0.3 है माइनस में, मतलब इस तरफ 0.5 है, तो इसका -3 है इस तरफ, तो समझ में आ गया। ये -3 इसको मिल जाएगा तो वी ये हो जाएगा, और ये +5 इसको मिल जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, खत्म। अच्छा डायरेक्शन भी रिवर्स करता है। इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो भी आंसर आएगा, और डायरेक्टली मैंने केस 1 करा दिया कि आइडेंटिकल मास, तो ऐसा हो जाएगा। या अगर तो m1 m2 m1 v1 m2 v2 इक्वल टू m1 v1 m2 v2 करके करो तो भी आएगा, और वो सब ना करना पड़े इसलिए ये सब कराया कॉन्सेप्ट। करो करो બધા જ કરાઈશ, તું ગભરાઈશ નહીં। बुलेट वाला तो ज्यादा है, कोई तो क्वेश्चन था ना यहाँ पर बुलेट वाला तो स्ट्रिंग और उस पहले को बोला ही आना चाहिए। ये वाला क्या है, बॉल ऑफ मास एंड इट्स इफेक्टेड विदाउट लॉसेस पोजीशन में अब देखो ये पॉइंट ए से किसी बॉल को या ऐसे छोड़ दिया, और नीचे एक और m मास का आइडेंटिकल बॉल पड़ा हुआ था, ऐसे रस्सी बांध के एक बॉल पकड़ा हुआ है, नीचे एक और पड़ा हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे तो वो नीचे जाके उसको कोलाइड करेगा ऐसे इधर। तो अब इसके लिए वेलोसिटी फाइंड करनी है इस पार्टिकल की कि ये कौन सी वेलोसिटी गेन करेगा।
इलास्टिक कोलिजन છે, मतलब कुछ ऐसा अगर बांधा हुआ है तो क्या होगा, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पे जो मैंने कराया था 10 0 5 5 10 0, वो याद है कि इफ समवन क्लाइम्स फ्रॉम अ क्लिफ तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और टोटल एनर्जी का चेंज ऑलवेज जीरो होता है। तो यहाँ से अगर वो कूदने गया तो पहले मैक्सिमम पोटेंशियल जीरो, फिर वो पॉइंट मिडल पॉइंट पे पहुंचा तो दोनों 5 5, फिर जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड तब पूरी काइनेटिक जीरो पोटेंशियल। जैसे ही वो टकरा गया और यहाँ पे लेट गया होगा तो ये 0 और ये 10, ये कंसेप्ट अप्लाई करना है उधर। ऑब्लिक कोलिजन का एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, तो भी मैं तनक कराई देश। अभी ये किस एनर्जी पे है, पोटेंशियल पे है, और यहाँ पर जस्ट अबाउट टू कोलाइड, तब वो कौन सी एनर्जी पे होगा, तो हमको क्या पता है, बोथ विल बी इक्वल। यहाँ से V का फॉर्मूला मिल जाएगा डायरेक्ट। मतलब इसीलिए जो शॉर्टकट कराया आपको पहले, उसमें भी क्या हुआ कि एक चीज आ रही थी और किसी को टकरा रही थी, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ सम आया, लेकिन उसमें मास अलग अलग था। नीचे कोलाइड करना है तो पेंडुलम वालों जो है तो वो भी एक केस चेक करेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी अनचेंज्ड, तो E इज इक्वल टू के ई प्लस पी, तो E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो के ई प्लस पी, तो P उस तरफ आ जाएगा, तो के ई इज इक्वल टू पी। फर्क पड़े। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज इस साल पूछाने के चांसेस है, वैसा एक क्वेश्चन है जो पिछले 2-3 साल में आया नहीं है, तो इस साल आने के चांसेस है कि 1 kg पार्टिकल फॉल्स फ्रीली। 2 टाइप के क्वेश्चन है, ये वर्टिकल वाला मैं करा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वाला आपको होमवर्क में दे दूंगा। कि एक स्प्रिंग है ऐसे जो रिजिड सरफेस के साथ ऐसे है, और 1 kg मास का एक ब्लॉक है, इसको छोड़ दिया 20 सेंटीमीटर की हाइट से, तो फ्री फॉल करेगा। फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इफ इट्स फोर्स कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर एंड जी इज गिवन बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंप्रेशन x फाइंड करना है कि ये स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हुई होगी। अभी अभी जो सम सॉल्व किया है ऐसा ही है, सिमिलर, कि अगर डोरी बांधली हो तो मैं जे कॉन्सेप्ट आपने लगाया ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। ये वर्टिकल है। एक और हॉरिजॉन्टल केस इसमें आता है कि जब स्प्रिंग ऐसे बंधी हुई होगी और यहाँ से कोई मार्बल अपनी वेलोसिटी को लेके आएगा और टकराएगा, तो मतलब अगर आपको वर्टिकल वाला केस आ गया तो ये तो समझ में आ ही जाएगा। तो मतलब ये मैं करा रहा हूँ, ये आपका सब होमवर्क में दूंगा, नहीं होता है तो कल हम इसको सॉल्व करेंगे, पर इन दोनों में से कोई एक आने के चांस है इस बार।
वही कंसेप्ट लगाना है जो लगाया है, पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है, स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी भी अलग होती है। क्वेश्चन ऐसा है, स्प्रिंग ऐसे रिजिड सरफेस के साथ लगाई हुई है, ऊपर से 1 kg फ्री फॉल कराया, तो 1 kg उसके ऊपर गिरेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस करेगी, तो कितनी कंप्रेस करी वो एक्स फाइंड करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया है, जी भी दिया हुआ है, आंसर है 0.0167। आ गया 0.01। જે હમણાં આવે છે તો કર। आई सके छे पण जे आज फॉर्मूला अभी जो कराया वही सेम सम है, इसलिए तो उसके बाद लिया मैंने उसको। पर मैं आपको वो भी हिंट दे दिया हूँ कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग डिफरेंट होती है। 0.01 આવશે। બધું બરાબર છે, કોઈ ભૂલ નથી। 0.0167। फॉर्मूला लखीने आपी दो खाली। देखो पहले वो कितनी हाइट पे है, तो h प्लस एक्स हाइट पे है जो कंप्रेस करने वाला है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज mgh प्लस एक्स। जैसे ही उसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ kx स्क्वायर, स्प्रिंग की दबने की पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से आपको h पता है, m पता है, g पता है, खाली x ढूंढना है, खत्म। करो सिम्प्लिफिकेशन ज खाली करवानुं छे। હવે તને અહીંયા મેં કરીને બતાવ્યું હમણાં જ, અને પોટેન્શિયલ કાઇનેટિક એનર્જીનું બી બતાવ્યું કે ટોટલ એનર્જી વિલ ઓલવેઝ બી કોન્સ્ટન્ટ। એ જ કર્યું છે આમાં કે h હાઇટ પર જ્યારે બ્લોક છે ત્યારે એની પોટેન્શિયલ એનર્જી આટલી છે, એ આવીને આના પર પડશે તો આની પોટેન્શિયલ એનર્જીમાં આટલો ચેન્જ કરશે, પતી ગયું, અને બંને ઇક્વલ હશે। આ જેટલાથી પડશે એટલો જ ચેન્જ આમાં આવશે। हमको x चाहिए, हाफ पता है, k पता है, g पता है, m पता है, सब पता है, h भी पता है। h को खाली सेंटीमीटर में से मीटर में डाल दोगे तो 0.2 हो जाएगा, बस इतना ही चेंज करना है, बाकी सब ऐसा यूनिट में आ चुका है। अब वैल्यू रखो और आंसर लाओ। तब तक मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हाँ 150 x स्क्वायर समथिंग बनेगा ना।
Well, now you will one. Plus 10x minus 50x squared is equal to 0. अबे जो बराबर होगी फिर 10 into 0.2 plus x is equal to half into 100x squared. बराबर केनी वैल्यू 100 से भैया के बीच ओ माय गॉड सर केनी वैल्यू तो मैं छोटी करेक्शन पास है 100 तो छे 100 नहीं 600 आता है 100 लेने का आंसर अलग है उसमें फर्क पड़े तो सर यार कहीं फर्क नहीं पड़ता भाई 600 में आंसर होता बट एक बार जमीन दिया उल्टू इजी इक्वेशन बन से सॉल्व लेवा थी अरे 600 जगह 100 आके नीचे गेट पर 600 ले तो थोड़ो तो चेंज થવાનું જ છે ને હવે ये वो चेंज से सर सर एक क्वाड्रेटिक प्लीज इम्पोर्टेंटली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुआ d स्क्वायर क्या लिखी जगह नहीं लिखी क्वाड्रेटिक से अब कोई एक्सप्रेशन में खबर नहीं पड़ता b स्क्वायर माइनस 4ac b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया मेरा वो बराबर उधर तो 600 सर ने कहा 100 लेके कर 100 से करोगे तो थोड़ा इजी થઈ જશે अरे वो कहूं છું કે क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने सॉल्व કરવા માટે કઈ ફોર્મ્યુલા अरे d = अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इनिशियल उसके बाद ये क्वेश्चन जो दिया है तो रवा देने गरिजन करजे नहीं यार દોડ વાગો આયા છે હજી કોઈ બધા ક્વેશ્ચન બાકી છે वो सब बाद में हो सकता है अनदर अभी उसको छोड़ ये लिख ले सॉल्यूशन कर जाके करो और बाकी का वो वाला सम लिख लो उसको सम समझो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला करके भी याद रख सकते हो देखो लिखा हुआ है इनिशियली स्प्रिंग इट इज एट नेचुरल लेंथ एंड कोलिजन इज इलास्टिक एंड मैक्सिमम कंप्रेशन जो स्प्रिंग का होगा ड्यूरिंग द मोशन वो कितना होगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है ये आंसर आएगा सब कुछ प्रूव करने के बाद तो डायरेक्टली इसको याद कर लो ये एज इट इज क्वेश्चन ये वाला या ये वाला इस बार दिखेगा स्प्रिंग वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है 1:30 बजने आए वी हैव टू सॉल्व वो बुलेट वाला सम भी सॉल्व करना बाकी है सर x का तो खाली d आवे ने d स्क्वायर ना ये મૂકી દે હવે પેલું લખી લે अबे d = d plus d root d square minus 4ac upon a होता है आपको ऐसे देख दिया वो टेक्स्ट में लिखा है फॉर्मूला d = d square minus 4ac it is d equals to d square d plus or minus d square minus 4ac एक मिनट d plus or minus d square minus 4ac upon a तो रूट में नहीं आवे तो चार वाला दिया तो d plus or minus के रूट में नहीं ओ हां राइट ये परफेक्ट ये रूट में आ d plus
चलो क्वेश्चन नंबर 68 करो फटाफट. सर 68 करते हैं. ए તમે કરાના હતા તમે તો બુલેટ વાળું કરો. અરે 68 તો કરાય એ બુલેટ વાળું 69 કર્યું. सिक्सटी एट से पहले 77 कर लो, वो भी सिमिलर है, अभी जो हमने सोल्व किया वैसा ही है. 81 भी आपको समझ में आ जाएगा. 77 81 दोनों खत्म करो फटाफट, 2 मिनट का ही काम है. 77 81 2 મિનિટ નું છે, જોઈને આન્સર લાવવાનો, બીજું કશું કરવાનું નથી એમાં. 77 and 81. 71 भी જોઈને જ ખબર પડી જશે. બરાબર છે 81 નો પછી 77 ઓબ્વિયસ છે કે પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક હોય તો રેસ્ટિટ્યુશન મોડલ ચાલે. પછી 77 નો હશે બી બરાબર છે. ખાલી વાંચવાનો જ ક્વેશ્ચન છે. અને સિસ્ટમ ટુ ધ વેલોસિટી બિહેવિયર છે. इक्वल मैसेज हाँ तो डी चलो मैं कर दी आता वाला 5 and 3 these are 77 77 में हाँ कहीं का बुलेट वाला सॉल्व करो. कराइस पूछ, कराइस भाई ट्राई तो कर. મગજ બંધ કરીને બેહી રહ્યું છે બસ. બાકી બધા છે ને क्वेश्चन लोगों ने अच्छा 2 डायमेंशन का भी फॉर्मूला करना है. हिंट આપી દઉં છું, એક ચાલુ કરો કઈથી. डेटा नोट करो सबसे पहले कि बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम्स इज मूविंग हॉरिजेंटली. एक बुलेट बना दी 10 ग्राम की, हॉरिजॉन्टली मूविंग कर रही है. उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 400 मीटर पर सेकेंड. स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg. 2 kg के वुडन ब्लॉक को उसने स्ट्राइक किया. सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर्स. As a result, the center of gravity of the block is found to rise vertical distance of 10 centimeters. The speed of the bullet after it emerges, बुलेट अंदर से बाहर निकल गई, फिर उसकी स्पीड कितनी होगी? इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आखी मेथड करवी पड़ते, बीजो कोई इलाज नहीं आनो. ગોળી વાગશે એટલે આવું થશે.
એવું થયા પછી શું થયું તો કે ભાઈ એનો જે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી જ્યાં હતી એના કરતાં થોડી ઉપર આવી ગઈ 0.1 મીટર જેટલી. પણ બોડી વાક્સ તો મૂવ થશે એવું કોને કીધું? તો થશે જ. બહુ જ એક્સ્ટ્રા ફોર્સ પણ એમાં તો એવું છે ને કે ઇટ ઇમર્જિસ આઉટ ફ્રોમ ધ બ્લોક. તો એવું જરૂરી થોડી કે આખું હલે તું વચ્ચેથી નીકળી ગયું તો પણ અગર તું લેક્ચર પૂરો કરી દેવો જોઈએ એવું લાગે છે. अरे मेरे ब्लॉग में बच्चे वुडन ब्लॉक में नहीं खाओ. पूरी मेथड करनी है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, करना ही पड़ेगा. सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ. पहले की का एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, मतलब बिफोर द बुलेट स्ट्राइक्स द ब्लॉक एंड आफ्टर द बुलेट स्ट्राइक्स द ब्लॉक. वो दोनों एनर्जी का कंजर्वेशन कराना है. पहले सब कुछ रेस्ट पे होगा तो mgh, फिर जैसे ही उसको वो स्ट्राइक कर गया तो मोशन में आ गया तो हाफ mv². वहाँ से आपको वेलोसिटी मिलेगी. वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मिलेगा. जो ऋतुपर्णा શું સમજાયું है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक इज एट रेस्ट. तो ब्लॉक का एक एनर्जी है mgh. પછી એને ગોળી આવીને માર્યું तो ब्लॉक थोड़ा मोशन में आई गयो. ब्लॉक थोड़ा मोशन में आ गया तो उसका वेलोसिटी हो गया हाफ mv1². या ब्लॉक का वेलोसिटी है तो vb बोल दो इसको. अब ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ से हमको h पता है, g पता है, m पता है. यहाँ से हमको हाफ पता है, m भी पता है. तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक मिल जाएगी सबसे पहले तो. फॉर देखो ये जो भी सम हम सॉल्व कर रहे हैं ना उसकी मेथड क्या होती है. कोई भी इलास्टिक कोलिजन तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों में से आंसर आ जाएगा. फिर हमने कुछ कुछ शॉर्टकट बना लिए, वहाँ से आंसर आने लगे. फिर अब ये इसमें कोई केस नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा. हमको वही करना पड़ेगा. पहले मोमेंटम कंजर्व कराओ फिर एनर्जी कंजर्व कराओ. पहले एनर्जी कराई दी हमारे दिमाग में, पहले एनर्जी आई तो पहले एनर्जी करा दो. अब इसके बाद क्या करा सकते हो? मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो. तो मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर m1v1 m2u2 m2v2 आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी. तो पहले एनर्जी कंजर्वेशन फर्स्ट स्टेप. सिंपल इलास्टिक कोलिजन के लिए हम क्या करते हैं तो कि भाई मोमेंटम कंजर्व होती है, एनर्जी कंजर्व होती है. दोनों में से जो पहले लगता है उसे पहले लगाओ. अब मोमेंटम कंजर्व कराओ. मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो क्या होगा? बिफोर कोलिजन मास ऑफ वेलोसिटी मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 0 इक्वल टू आफ्टर वो हो गया. उसके बाद मास ऑफ ब्लॉक इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वो तो हमने यहां से अभी अभी फाइंड कर लिए, प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इमर्जिंग बुलेट ऑफ वेलोसिटी. अब यहाँ से हमको सारे मास पता है, वेलोसिटी पता है. ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनिशियली भी हमको दी हुई थी तो वेलोसिटी ऑफ इमर्जिंग बुलेट मिल जाएगी. कुछ नया नहीं किया है. पहले एनर्जी कंजर्व कराई फिर मोमेंटम कंजर्व कराया. दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन है मतलब ये दोनों लोग होंगे ही होंगे. हाँ, स्टार्टिंग में ही जब लेक्चर स्टार्ट हुआ उसी में वही कराया था. इलास्टिक कोलिजन है मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन है और एनर्जी कंजर्वेशन है ही है.
आंसर आएगा इसका 120 मीटर पर सेकंड। बुलेट की आई थी √2। જોઈ લે ભાઈ આવું થાય એનર્જી બંનેની સેમ કરાવી દઈએ આપણે હાફ mvb² = mgh બંનેમાં બ્લોકની જ એનર્જી છે તો બ્લોકનું માસ કેન્સલ થઈ જશે vb = √2gh 2 ખબર છે g ખબર છે h ખબર છે પતી ગયું H 5 मीटर लेवल 5 મીટર જ લઈશું ને કેટલા મીટર છે फाइव मीटर तो एनी लेंथ है ऊपर थी नीचे सुधीनी आटली सस्पेन्शननी लेंथ है આપણે લેવાની છે આ હાઈટ જે એનું सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर થઈ ગયું है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हुआ ना उसकी हाइट लेनी सपोज जे mgh હોય એ કોના પર લાગે તો એની પૂરેપૂરી વસ્તુની જે હાઈટ હોય એના પર અહીંયાથી લાગે એનો સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી હોય ત્યાંથી mgh લાગે પણ હવે કીધું સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી થોડું ઉપર થઈ ગયું h હાઈટથી તો સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટીની હાઈટ કન્સિડર કરવી પડશે કે કેટલું ઉપર થઈ ગયું 0.1 જેટલું પેલી સસ્પેન્શનની લેન્થ છે હાઈટ થોડી છે अब ये
लिखो, इसके ऊपर से 2-3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72, 74, 2 डायमेंशन कोलिजन वाला, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ऊपर में उठा दो ना, ये ऊपर का लिख लिया सबने। अब इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन में कर लिया है। ये 2 डायमेंशन का केस है कि व्हेन 2 पार्टिकल्स मूविंग विथ u1 एंड u2 वेलोसिटी इनिशियल, अगर वो दोनों कोलाइड करे इलास्टिकली 2 डायमेंशन में और वो ऐसे ऑब्लिकली कहीं पे जाने का मतलब टकरा के ऐसे चले जाए, तो क्या होगा, टकरा के v1 के साथ गया, टकरा के v2 के साथ गया, तब ये v1 ने हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाया और v2 ने हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बनाया। तो v1 का कॉस कंपोनेंट इधर जाएगा, v2 का भी कॉस कंपोनेंट इधर जाएगा, v1 का साइन कंपोनेंट इधर, v2 का साइन कंपोनेंट नीचे। सिंपल है। नाउ हमको पता है कि मोमेंटम कंजर्व्स फॉर इलास्टिक कोलिजन, तो मोमेंटम कंजर्व्स इन x डायरेक्शन लगाएंगे, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन इन y डायरेक्शन लगाएंगे। तो पहला x डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो इनिशियली m1 u1 इक्वल टू m2 u2 इक्वल टू x डायरेक्शन में कौन से कंपोनेंट है, m1 v1 का कॉस कंपोनेंट, v1 का कॉस कंपोनेंट प्लस m2 v2 का कौन सा कंपोनेंट है, v2 का भी कॉस बीटा कंपोनेंट। इसलिए ये x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन। अब पहले का मोमेंटम ऑन द टाइम ऑफ कोलिजन 0 चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू m1 v1 साइन अल्फा, क्यों, वो ऊपर गया, और m2 v2 साइन अल्फा वो नीचे गया। तो दोनों इक्वली होंगे और एक दूसरे से अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, खाली इसको लिख लो। इसके ऊपर से क्वेश्चन नंबर 72 एंड 74 है, इसको ट्राई करना, नहीं होते हैं तो कल अपन पहले वो करेंगे, फिर वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में जो इजी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको जल्दी जल्दी करा के उसके वो क्वेश्चंस एक एक करा के बाकी सारे होमवर्क में दे देंगे। जो हार्ड क्वेश्चंस है उसको ही सॉल्व करेंगे क्लास में। ये कंसेप्ट आपको याद ही नहीं था, अगर चैप्टर 7 एक बार घर से पढ़ के आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑलमोस्ट 45 मिनट में उसकी सारी थियरी हो जाएगी चैप्टर नंबर 7 की। उसके बाद सीधा इस रोटेशनल मोशन, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एवरी ईयर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट क्लास तो कल नहीं आएगा, कल ट्राई करो, अगर आ सकते हो तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कल करा देंगे। कर दो।